नमस्कार। जय क्रिस। आज हम लोग लाइव आए हैं कुछ आज हम लोग लाइव आए हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करने के लिए। जो प्रदेश में चीज़ें चल रही हैं, लगातार पुलिस का रवैया जो जनता के प्रति ऐसा होता जा रहा है कि जनता घबराई हुई है। न्यायपालिका से भरोसा उठ रहा है क्योंकि लगातार फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं या जाति विशेष को देखकर कानून दी जा रही है। मुझे तो लगता है हम लोग कलयुग में मरेंगे, लेकिन इस टाइम का जो घोर कलयुग का समय है, जो इस भाजपा में जो समय कट रहा है हम लोगों का, ये ज़िंदगी में कभी भूला नहीं जा पाएगा। क्योंकि इस टाइम जो भी हो जाए, यादव नाम होगा तो जेल में बंद कर दिया जाएगा। छोटे छोटे अपराधों को बड़ा बड़ा बनाकर अलग अलग धाराएं लगा के अंदर कर दिया जाएगा। अगर समाजवादी लोग मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार तो ऐसे लाठीचार्ज होगा जैसे भेड़ बकरियों को मारा जा रहा हो। लगातार समाजवादी लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कानून व्यवस्था के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ। आज उत्तर प्रदेश की हालत कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना देंगे, अपराध मुक्त बना देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त उतना ही है जितना कि उत्तर प्रदेश की रोडें गड्ढा मुक्त हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम लोग आए हैं। कोरोना काल भी चल रहा है, फिर से 3 दिन का लॉकडाउन तय किया है और कोरोना के लिए हम आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। एक दूसरे को अगर छूते हैं तो लगातार सैनिटाइजर दें। पहले तो दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बहुत से सिम्टम हमें खुद नहीं पता चलते हैं, लेकिन हमारे अंदर होते हैं और दूसरों को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसीलिए अभी समाजवादी पार्टी ने भी 7 दिन के लिए अपने सारे प्रोग्राम स्थगित किए हैं और हम लोगों को भी उसका पालन करना चाहिए लगातार। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर हम लोग आए हैं। अब महाप्रमुख जी आपसे बात करेंगे और आपको कुछ सूचनाएं देंगे। नमस्कार सभी समाजवादी साथियों को। मैं रविंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव समाजवादी नौजवान सभा। जैसा कि समाजवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय महासचिव श्री शुभम राय जी बता रहे थे, मौजूदा सरकार जो चल रही है, इन लोगों ने सरकार में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, पेट्रोल पे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, महंगाई पर जो बातें कर रहे थे, अब आज महंगाई, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग आज समाजवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पंडित अनंत माधव जी के आदेशानुसार वर्तमान सरकार में हो रहे गुंडा राज पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, यह समय का चल रहा है। सभी समाजवादी साथियों का परीक्षा का समय है। आने वाले 2022 चुनाव में यदि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ एक सभी युवाओं को जोड़कर काम करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक बार फिर से उत्तर के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनका कार्य
जो पिछले 5 सालों में उन्होंने किया है उससे 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ वो कार्य करेंगे। जनता खुशहाल होगी। जो लोग कहते थे कि जंगल राज चल रहा है, अब महाजंगल राज चल रहा है, और इस महाजंगल राज को ख़त्म करने के लिए आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप सभी लोगों ने देख लिया है कि करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क होता है। मात्र कहने से कोई कार्य नहीं होता है। हम समाजवादियों ने एक नारा दिया है, काम बोलता है। तो वाकई में आदरणीय श्री अखिलेश यादव भैया जी का काम बोलता है। हम लोग इस समाजवादी नौजवान सभा संगठन के माध्यम से प्रदेश भर के सभी नौजवानों को एकत्रित कर एक जगह संगठित होकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे। युवाओं की शान कहे जाने वाले भैया अखिलेश ऐसे ही नहीं युवाओं की शान कहे गए हैं। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत से कार्य किए हैं। यदि आज युवा समाज सक्सेस नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य उनका और उनके परिवार का अंधकार में डूब जाएगा। यह आप सभी भली बात जानते हैं। इस सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं, कितना रोजगार दिया गया है, यह सभी आप लोग जानते हैं। यह बिल्कुल मेरे ख्याल से 0 पर हैं। इसीलिए हम सब लोग अपने संगठन के माध्यम से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में निरंतर लगे हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ जिलाध्यक्ष भाई तेज प्रताप यादव जी आज मौजूद हैं। नमस्कार सभी साथियों को। और राजधानी में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा युवाओं को इन्होंने जोड़ा है और अभी हाल ही में कई कार्यक्रम किए हैं। कोरोना के चलते हम लोग खुलकर काम अभी नहीं कर पा रहे हैं, सभी साथियों से नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत जल्द ही ये स्थितियां जैसे ही सुधरती हैं, हम सभी लोग गांव गली मोहल्ले सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। इस लाइव के माध्यम से एक विचार मेरे मन में आया है, वो मैं और अपने समर्थकों को, अपने साथियों को, अपने पदाधिकारियों को बताना चाहूँगा। आप भी अपने क्षेत्र में जाके उन चीज़ों को चर्चा में ला सकते हैं। जैसे बचपन में हम लोगों के माँ बाप हम लोगों को बोला करते थे, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, भले नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन ये पढ़ाई आपकी ज़िंदगी में आगे ज़रूर काम आएगी। ये मौजूदा समय, वर्तमान समय इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में, बल्कि आखिरी 2 से 3 साल में इतना काम कर देता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री उसके फीते काटते काटते थका जा रहा है। दूसरा कोई काम नहीं। और जो लोग किसी तरीके से फर्जी डिग्री और अनपढ़ गंवार होने का अपना लगातार प्रमाण दे रहे हैं, इसी से मुझे यह चीज़ महसूस हुई कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सही पढ़ाई लिखाई की है तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी उस अनुसार होगी कि आप अपने पद की गरिमा को बनाए रख पाएंगे। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और वर्तमान सरकार के पदाधिकारियों में अंतर है। जो वर्तमान सरकार चला रहे हैं वो गाय बैल की तरह, बल्कि भेड़ बकरियों की तरह सरकार चला रहे हैं कि ठोक दो, मार दो, कूट दो, अंदर कर दो, इस तरीके की जो भाषा प्रयोग करते हैं और उनके कृत्य भी वैसे ही है। वो उसी तरीके से काम भी कर रहे हैं क्योंकि मानसिकता ही उनकी वही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इतना लंबा समय अध्यात्म में या धार्मिक स्थल पर बैठ के गुजारा है, तब भी उसके बावजूद भी, क्योंकि हम लोग तो बहुत कम समय के लिए मंदिर जाते हैं और किसी भी सिद्ध पीठ में बैठने से या जाने से जो हमें एक सकारात्मक शक्ति का आभास होता है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, वो हमारे दिल को सुकून करता है, हमें सोचने की क्षमता हमारी बढ़ाता है। ये ऐसे लोग जो गोरखधाम में बैठे हैं
और लगातार पूजा पाठ और एक मतलब योगी जी जैसा उपाधि मिली हुई है, उसके बावजूद भी सोचने की क्षमता इस तरीके की है, मार दो, कूट दो, ठोक दो, ये सब क्या है? कैसी कानून व्यवस्था है? और हम पुलिस के लोगों से, मीडिया के लोगों से भी कहना चाहेंगे कि ये कब तक इस तरीके की चाटुकारिता आप करते रहेंगे? आप लगातार बस जो सरकार कह रही है उस पर लीपापोती करते जा रहे हैं। अगला बोल के चला जाता है कि हमने लॉकडाउन के रहते 2.5 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी। अभी 59,000 शिक्षक भर्ती हुई थी जिसपे स्टे आ गया है, वो रुक गई है। ऐसी एक भी भर्ती, इन जो ये सीना ठोंक के बोलते हैं, बड़े खुश होके गदगद होके बोलते हैं 3 साल बेमिसाल। लखनऊ के अंदर मैं 3 साल बेमिसाल के जो पोस्टर देखता हूँ तो खून खौल जाता है, क्योंकि इस 3 साल में हम लोगों ने ऐसे ऐसे मोड़ देख लिए हैं कि नौजवान का मनोबल टूटा हुआ है। लोग किसी नए बिजनेस में, एक छोटे से व्यापार में 2-2.5 लाख रुपए लगाने में डर रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा। आदमी रात में सोता है और सुबह सोचता है कि पता नहीं कल की सुबह होगी कि भी नहीं होगी, क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम से जीरो है। आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग ऐसे टाइम में किया गया है कि एक अभिशाप जैसा महसूस हो रहा है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना भी चाहिए, लेकिन हमेशा व्यक्ति कुछ व्यवस्थाओं के मामलों में सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। उस समय में सरकार अगर कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो इसका मतलब है कि हम जिनके सहारे जी रहे हैं वो खुद बेसहारे हैं, क्योंकि उनके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है। अगर बौद्धिक क्षमता होगी तो हम इन्हीं अधिकारी से, जो अधिकारी इस टाइम सरकार में काम कर रहे हैं, यही अधिकारी पिछली सरकारों में भी काम करते रहे हैं। बस नेतृत्व करने वाले की बौद्धिक क्षमता पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि भाइयों, जो इस टाइम खाली बैठे हुए हो, वो समय अपनी पढ़ाई लिखाई को दो, ताकि ज़िंदगी में कुछ भी करोगे, सरकार के भरोसे तो रहना बेकार है, लेकिन अगर कुछ भी करोगे, कम से कम आपका मनोबल, आपकी बौद्धिक क्षमता तो इससे इतनी होगी कि आप अच्छा और बुरा समझ पाओगे, देख पाओगे, ठोको नीति पे नहीं चल पाओगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। शुभम राय जी, आपको लगता है कि लॉकडाउन के दौरान जो बताया गया कि 2.5 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मजदूर सड़कों पर, जो लाचार लोग थे, लॉकडाउन के चलते पैदल हज़ारों किलोमीटर चले, उनको बस नहीं मुहैया हुई, और ये 2.5 लाख कहाँ से मिले? हमें तो लगता है योगी जी ने उन लोगों को काउंट किया है। जैसे हमारे बहुत से लोग कारपेंटर का काम कर रहे थे, पेंटिंग का काम कर रहे थे, या रोज़मर्रा के इस तरीके के काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को सब्जी बेचने का रोज़गार ज़रूर मिल गया। मैंने देखा है कि बहुत से सब्जी वाले, फल वाले हम लोगों के घर जब आए सब्जी बेचने के लिए, तो वो तौल नहीं पा रहे हैं सही से, या रेट नहीं लगा पा रहे हैं सही से। तो मैंने पूछा, भैया इससे पहले क्या करते थे? तो बताया कि भैया हम कारपेंटरिंग का काम करते थे, कोई बता रहा है कि हम पेंटिंग का काम करते थे, कोई गाड़ी का मैकेनिक था। इस तरीके की जितनी जनता थी जो इस तरीके के अपने छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे थे, वो सभी सब्जी बेचने और फल बेचने का काम करने लगे। मुझे लगता है मौजूदा सरकार ने या योगी जी ने उन्हीं लोगों की संख्या को काउंट किया होगा कि हमने कितने लोगों को सब्जी बेचने पे और फल बेचने पे मजबूर कर दिया। मैं आपको गाजीपुर जनपद की एक सुना रहा हूँ। अभी हमारे एक मित्र हैं राशिद जी, जो गाजीपुर से हैं। उनके सगे भाई ने करीब 4 बीघे थी मूली की फसल थी। जब बिकी नहीं तो मजबूरी में उन्होंने पूरी जोत दी। अब आप बताइए, किसानों के लिए, जबकि इतना मीडिया में भी दिया गया, किसानों के लिए क्या विचार किया गया? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये किसान नौजवान युवाओं के बिल्कुल विरोधी सरकार है। किसानों का विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि इस टाइम धान लगाया जाता है, धान की रोपाई चल रही है, बल्कि रोपाई लगभग ख़त्म पे है, और इस टाइम डीजल इतना ज़्यादा खर्च होता है किसान का धान में पानी लगाने के लिए, ज़्यादा डीजल का खर्च किसान ही करता है, और डीजल का रेट पेट्रोल को पार कर गया। हम लोग पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलाने में डरने लगे हैं कि कितना पेट्रोल खर्च होगा, और किसान को तो रोज़ 40 से 50 लीटर एक खेत पे पानी की खर्च होना है, तेल खर्च होना है। तो ये किसान विरोधी सरकार है। सारी खादें महंगी हो गई हैं जब से ये सरकार आई है। सब्सिडी के नाम पर लोग फ्रॉड कर रहे हैं एक तरीके से कि पहले पूरा पैसा किसान से वसूल लेंगे, फिर आपके अकाउंट में इतना वापस आएगा। उसमें भी किसान दौड़ नहीं लगा पाता है क्योंकि सरकारी तंत्र इतना कमज़ोर हो गया है कि वो कहने को हो गया है कि ऑनलाइन है सारी चीज़ें। बैंकें इस टाइम इतना बुरा पैसा काट रही हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है, कि आदमी का अगर लो बैलेंस जरा दिन के लिए हुआ तो मेंटेनेंस चार्ज इतना काट देते हैं कि वो अगले 2 महीने तक का फिर मेंटेन नहीं कर पाता है। कहावत कही गई है कि खाने के लाले लग गए। बताइए,
जो रसोई गैस है उसका रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। एक आम आदमी कैसे इतनी महंगी गैस लाकर खा सकता है। 350 रुपए का सिलेंडर लेने में ये भाजपा वाले खोपड़ी पे लाद के सिलेंडर घुमा करते थे गांव गांव और विरोध प्रदर्शन किया करते थे। जरा सा डीजल महंगा हो जाता था या सेना का एक जवान शहीद हो जाता था तो ये लोग चूड़ियां भेजने लगते थे माननीय मनमोहन सिंह जी को। आज मैं तो कहता हूँ रिकॉर्ड टूट गया है, शहीदों जितने ज्यादा जवान अपने शहीद हो रहे हैं। कोई इलेक्शन आता है, मैंने तो देखा है इलेक्शन अभिशाप हो गया है हमारे फौजी भाइयों के लिए। किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होगा शहीद सरहद पे होंगे। तो ये इस तरीके की जो व्यवस्था है, इस तरीके की गंदी राजनीति जो चल रही है, ये राजनीति देश को लगातार अर्श से गर्द में ले जा रही है। साथियों, इस बारे में हम सभी को मिलकर आवाज़ उठानी, क्योंकि कोई बाहर से नहीं आएगा ये बातें समझाने के लिए। यह जिम्मेदारी हमारी आप सबकी बनती है कि हम आने वाले अपनी पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। अगर इस लड़ाई में हम सब एक नहीं हुए तो देश जो गुलाम था उससे ज़्यादा बदतर दशा हो जाएगी फिर से, क्योंकि हम अपने आप में ही गुलाम होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सिर्फ कहने के लिए कहा गया है कि हम आज़ाद हैं। आज़ाद हम तब मानते जब हमारी आवाज़ को सुना जाता, हमारे भावनाओं को समझा जाता, हमारी मांगों को पूरा किया जाता। यहाँ तो मांगे जो उठा रहा है उसको तो उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ठोको राजनीति चल रही है। आपको बोलना चाहेंगे समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दल और पार्टी की बात दूसरी है। मैं जो लोग इस टाइम जिनका ब्रेन वॉश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदूवादी है, हिंदूवादी सरकार है, पंडितों ठाकुरों और तमाम हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार है, तो आप एक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हत्याएं किसकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा अपराध किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा जेल में कौन ठूसा गया, सबसे ज़्यादा रोड पे कौन मारा गया है। हम लोग शिक्षकों के, जो हमारे शिक्षक कभी 5th क्लास में, 2nd स्टैंडर्ड में भी हमारा कोई अगर शिक्षक रहा है तो आज भी हम उसको गुरु का दर्जा देते हैं। और रास्ते चलते कहीं भी हमको मिल जाए, बस ट्रेन कहीं भी, हम लोग झुक के पैर छूते हैं। और इन लोगों ने शिक्षकों को बुरी तरीके से पीटा है। सारे शिक्षा मित्रों की तो हालत बुरी कर दी। उसके साथ साथ जितने भी शिक्षक कभी भी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ आए हैं या किसी अन्य अपने क्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शन किया है तो कुत्तों की तरह उन्हें पीटा है। एकदम जनता को ये लोग भेड़ बकरी से ऊपर नहीं समझते। हमें इससे निकल के आना होगा और जातिवाद से निकलने के आना पड़ेगा। मैं पहले अपने आप को बताया, मैं पंडित शुभम राय हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सरकार हिंदू विरोधी है। हम लोगों को सिर्फ पीटना बांटना, इनका एक अपना उद्देश्य है कि हिंदुस्तान की सरकार पे अपना कब्जा बनाए रखना। मैं तो कहता हूँ सरकार को रोटेट होते रहना चाहिए। जब आप लोग सहयोग कीजिए, अगली सरकार लाइए जिसने काम किया, जिसने उत्तर प्रदेश में, अगर हम लोग अभी लिस्ट लेके बैठ जाएं तो हम एक सांस में समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों को गिना नहीं पाएंगे। हमें और इनके किसी भी अंधभक्तों से हम जब भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी माध्यम से, खुले मंच पे या सोशल मीडिया पे, तो इनके मुंह से जवाब नहीं निकलता। और अगर कोई बहुत बड़ा अंधभक्ति में चूर व्यक्ति मिल भी जाता है और हमें अगर कोई काम गिनाता भी है तो सिर्फ पेपर पे होते हैं वो काम। जैसे कि आके फेंक जाते हैं 20 लाख करोड़ का पैकेज, फिर उसको समझाने के लिए हमारी उनको वित्त मंत्री जी को आना पड़ता है, वो भी पूर्तियाँ फिर समझा नहीं पाती हैं। फिर उन्हें हिंदी छोड़ के इंग्लिश में बात करनी पड़ती ताकि आधी जनता के ऊपर से जाए और वो समझ ना पाए। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं और बता जाते हैं कि हमने लॉकडाउन के अंदर 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। फिर संबंधित अधिकारी आके समझाते हैं कि उन्होंने किस तरीके की। तो अधिकारियों पे ये लोग सिर्फ इसी तरीके की लीपा पोती का कार्य दे रहे हैं। वही पुलिस का है कि आप पहले अपराध फैलवाते हैं, ऐसे लोगों को पालते हैं जो अपराध कर रहे हैं, और जब उनसे अपना काम निकल जाता है तो उनको गोली मरवा देते हैं, फर्जी एनकाउंटर करा देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ये देश को कहीं से भी आगे नहीं ले जा सकती। हम रोज़ भटकने, लगातार हमको 2 GB डेटा दे दिया गया है ताकि हम दिन भर बैठ के अपने फ़ोन में लगे रहें, हम काम पे चर्चा ना कर पाएँ। हम लोग इससे पहले भी समाजवादी लोग हमेशा नुक्कड़ मीटिंग, पद यात्रा, साइकिल यात्रा ये सब करते रहे हैं और वही आज भी कर रहे हैं। तो समाजवादी विचारधारा कहती है कि आप हर वर्तमान सरकार की हर उस कुरीति को उजागर करो जो गलत हो रहा हो। उसको हम लोग डरते नहीं है, ना जेल जाने में ना पिटने में। हमारे साथी रोज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पिटा करते हैं वर्तमान सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोग डरते नहीं है। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे युवाओं को यही करना चाहिए। आप उसको चुनिए जिसने आपके लिए काम किया है। हम उसको ना चुने जो फर्जी से रोज लड़ाई, आपस में भेदभाव, रंग भेद।
हमने देखा है कि बहुत से शहरों के खंभे जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं उनको गवर्नमेंट ने उसका आदेश किया कि जो ऊपर की 2 से 3 फीट की हाइट है उसको रेड कलर का कर दे, ताकि वो ये शो करे कि यहाँ पे गंभीर है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने देखा कि बहुत से शहरों के खंभे भगवा कलर के कर दिए गए। आज आप भगवा करोगे, कल अगली सरकार आएगी उसको हरे रंग का पोतेगी, जब हरे रंग की पोतेगी तब आप विरोध प्रदर्शन करोगे। आज भगवा कर रहे हो, ये सब क्या क्यों फैला रहे हो, क्यों जातिवाद को ला रहे हो सरकारी तंत्र में? हम तो ये कह रहे हैं कि आप देश का जो झंडे का अपने तिरंगे का कलर है आप उसका प्रयोग करिए। आप इस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, आप अपनी राजनीति के लिए अपनी पार्टी का कलर मत प्रयोग करिए। नहीं, समाज में आग लगाने का काम ना करिए। समाज में आज अपना हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मोहल्ले में रहते हैं, सब एक दूसरे के त्योहारों में आया जाया करते हैं। आप लगातार अपने आईटी सेल के द्वारा ईद आते ही उल्टे सीधे कमेंट आते हैं। मैं मुसलमान भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के समय में जो ईद मनाई है उसमें किसी भी मुस्लिम ने मार्केटिंग नहीं करी, शॉपिंग नहीं करी, जाके नए कपड़े नहीं खरीदे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लोग शांति के साथ, पूरा आईटी सेल लगा रहता है उनको भड़काने के लिए, उनको लगातार विवादित बताता है, उल्टे सीधे आरोप लगाता है, अपशब्दों का प्रयोग होता है। और जैसे कि दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था, हमारी बहन बेटियों के लिए उल्टी सीधे शब्दों का प्रयोग किया गया, गलत अनागरल आरोप लगाए गए। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये समाज आज नहीं जागेगा तो कल जागेगा। जिस दिन जागेगा, मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम भाजपा का वापसी तो हो गई थी, वो सरकार गिरने के बाद वापसी हो, इनकी सरकार गिरने के बाद वापसी नहीं होगी। ये लोग 20-25 साल भूल जाएंगे कि बस जितना लूट सकते हैं अभी लूट लें भारत को। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी दोबारा आने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जनता जब जब अपना फैसला लेती है बुरी तरीके से एकदम मिट्टी में मिला देती है, वही हाल इनका होगा। अभी ये बहुत ज़्यादा लगातार समाज में आग लगाने वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहें, घर में रहें और कोशिश करें कि आपसी दूरी बनाए रखें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, अपने परिवार और अपने आस पड़ोसियों को सुरक्षित रखें। मैं समाजवादी नौजवान सभा के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि समाजवादी नौजवान सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अनंत माधव जी के नेतृत्व में कार्य करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। और साथियों, अगर देश को खुशहाल बनाना है तो आप समाजवादी सरकार बनाएं, अखिलेश भैया को जिताएं। जय समाजवाद, जय समाजवाद।